जय हिंद साथियों। चर्चा करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस 20 फरवरी 2025 के डिग्री करंट अफेयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन रिवाइज टू इनकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड फीमेल एजुकेशन इन अरुणाचल प्रदेश। तो हाल में ही अरुणाचल प्रदेश ने अपना बजट पेश किया है। आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश की वो कौन सी स्कीम है जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और फीमेल एजुकेशन को एनकरेज करने की, एनहांस करने की बात करी गई है। ऑप्शन ए है अरुण परिवार पत्र स्कीम, ऑप्शन बी है दुलारी कन्या स्कीम, ऑप्शन सी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम और ऑप्शन डी है विमेंस डेवलपमेंट फंड। सही आंसर है ऑप्शन बी, दुलारी कन्या स्कीम जो है अरुणाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है टू एनकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड फीमेल एजुकेशन इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग हुई थी, इसमें इसको लीड किया था चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने। पर्पस क्या था? एम्पावर करना विमेन को और सपोर्ट करना यूथ को एंड फॉस्टरिंग स्टेट डेवलपमेंट। तो दुल्हारी कन्या स्कीम लॉन्च की गई थी जिसके अंतर्गत क्या है, फाइनेंशियल एड दिया जाएगा गर्ल चाइल्ड को, और साथ ही साथ लॉन्च किया गया है मिशन ओलंपिक्स। इसमें याद रखिएगा बैडमिंटन है, स्केट बोर्डिंग है, टाइकोंडो है, जूडो है, वेट लिफ्टिंग है और वुशु है। यहाँ पे फाइनेंशियल एड की चर्चा करें तो फिक्स डिपॉजिट जो दिया जाता है फाइनेंशियल एड के तौर पे अरुणाचल प्रदेश में, उसको 20,000 से 30,000 कर दिया गया है। और ये मैच्योर कब होता है? जब जो कन्या होती है वो 18 वर्ष की हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है दुलारी कन्या स्कीम कहाँ की स्कीम है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की स्कीम है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कितना क्वांटम ऑफ मनी दिया जाता है, तो 20,000 से 30,000 बढ़ा दिया गया है, अब 30,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज लॉन्च्ड। तो हाल में ही म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई लॉन्च किया गया है। आपको बताना है ये कहाँ पे किया गया है। ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, सॉरी मुंबई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। ठीक है, तो याद रखना है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमई के लिए लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमन जी द्वारा। 19 फरवरी 2025 मुंबई में, महाराष्ट्र में ये लॉन्च किया गया था म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। याद रखना है आपको। इसका अनाउंसमेंट हुआ था पिछले साल के बजट में 2024-2025 वाले में। इस वाले बजट में नहीं हुआ था, इस वाले बजट में होता तो 2025-26 लिखा होता है ना, इस वाले बजट में नहीं हुआ है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के जो बजट था उसमें अनाउंसमेंट हुआ था कि एमएसएमईज के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है इसका? तो कोलैटरल फ्री लोन्स, बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे अप टू 100 करोड़ टू एमएसएमईज फॉर परचेजिंग मशीनरी और इक्विपमेंट। अब सारे के सारे 100 करोड़ रुपए यहाँ पे बताया गया है कि किसके लिए दिए जाएंगे। तो मशीनरी खरीदने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं उनको खरीदने के लिए, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि एमएसएमई में रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए ये लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। हो सकता है आपसे डायरेक्टली इन डेप्थ में यही पूछ ले कि एमएसएमई को जो क्रेडिट कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे वो किस चीज़ के लिए दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि मशीनरी और इक्विपमेंट को खरीदने के लिए ये लोन दिए जाएंगे। लोन के फीचर्स क्या होंगे? तो मैक्सिमम जो लोन दिया जाएगा वो 100 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। ठीक है, मिनिमम 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मस्ट बी फॉर इक्विपमेंट या मशीनरी। ठीक है, तो 75 करोड़, अगर 100 करोड़ रुपए लोन लिया है किसी एमएसएमई ने, तो 75 करोड़ तो मिनिमम उसकी इक्विपमेंट की कॉस्ट होनी चाहिए, मशीनरी की प्राइस होनी चाहिए। अवेलेबल फॉर 4 ईयर्स और 7 लाख करोड़ इन टोटल गारंटीज विच एवर कम्स फर्स्ट। ठीक है, तो ये 4 साल के लिए अवेलेबल रहेगा। गारंटी कवरेज की बात करें तो 60% जो गारंटी होगी वो कवर की जाएगी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी द्वारा, जो कि बेस्ड है मुंबई, महाराष्ट्र में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जो भी एसएमई हो उसके पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर या यूआरएन हो। यूआरएन क्या है? जैसे आधार होता है हमारा, वैसे ही इंडस्ट्रीज का छोटे छोटे एमएसएमईज को दिया गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, ताकि आराम से उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। तो ये भी क्या है? 16 डिजिट का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है अंडर एमएसएमई एक्ट 2006। रिपेमेंट पीरियड कब तक है? तो लोन्स अप टू 50 करोड़, जो भी 50 करोड़ तक का लोन होगा उसको 8 साल में चुका दिया जाना चाहिए विद 2 ईयर मोराटोरियम ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। लोन्स अबव 50 करोड़, हायर रिपेमेंट स्केड्यूल एंड मोराटोरियम कंसर्ट। ठीक है, तो 50 करोड़ तक का जो है 8 वर्षों में चुकाना है, और जो ऊपर है उसके 50 करोड़ के, उनको अपना दिया जाएगा, थोड़ा बहुत उनके में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये बात हुई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोग्राम डज नक्शा ऑपरेट। इसकी चर्चा हम लोग ने कल भी की थी नक्शा स्कीम की। तो आपको बताया है नक्शा कौन से प्रोग्राम के अंदर ऑपरेट कर रहा है।
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी है नेशनल लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी है स्मार्ट सिटी मिशन, ऑप्शन डी है रूरल लैंड सर्वे डेवलपमेंट प्रोग्राम। सही आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नक्शा लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ये नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे है अर्बन हैबिटेशंस का। ठीक है, यहाँ पे फंसाया जा सकता है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सारे हैबिटेशंस के लिए नहीं, नक्शा जो है वो स्पेसिफिकली अर्बन हैबिटेशंस के लिए है। किसने लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। शिवराज सिंह चौहान जी ने ये लॉन्च किया है नक्शा। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया था? तो ये हमने कल वाले वीडियो में भी देखा था, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करना। बार बार हम एम्फोसिस कर रहे हैं, ये अर्बन एरियाज में ये नक्शा काम करेगा। अर्बन एरियाज के जो अर्बन हैबिटेशन है उनके जो लैंड है उसका सर्वे करा जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। स्कोप देखें तो 152 अर्बन लोकल बॉडीज कवर होंगी अक्रॉस 26 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। प्रोग्राम की कॉस्ट है 194, फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किसके अंदर आता है? ये याद रखना, ये पायलट प्रोग्राम है अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज रेखा गुप्ता जी इलेक्टेड। आपको पता होगा हाल में ही दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी है रेखा गुप्ता जी, तो आपको ये बताना है रेखा गुप्ता जी किस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुई हैं असेंबली में, दिल्ली की असेंबली में, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है करोल बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ऑप्शन बी है राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ऑप्शन सी है शालीमार बाग और ऑप्शन डी है चांदनी चौक। तो इसका सही आंसर है रेखा गुप्ता जी जो इलेक्ट हुई हैं वो शालीमार बाग से इलेक्ट हुई हैं। ठीक है, शालीमार बाग से इन्होंने कंटेस्ट किया था और जीती थी। ठीक है, तो नई सीएम ऑफ दिल्ली कौन है? ये है रेखा गुप्ता जी, इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है? तो शालीमार बाग। इससे पहले कौन चीफ मिनिस्टर थी? तो आतिशी मारलेना, जो कि आपकी थी, वो चीफ मिनिस्टर रही है रेखा गुप्ता जी से जस्ट पहले। बीजेपी जो है रिटर्न की है पावर में आफ्टर 27 ईयर्स। टोटल असेंबली सीट जो रही थी दिल्ली में जिसके लिए कंटेस्ट हुआ था दिल्ली इलेक्शंस में, 70 सीट्स के लिए कंटेस्टेशंस हुए थे। मेजॉरिटी मार्क था 36 और बीजेपी को मिला है 48। आपकी टोटल टैली थी 22 और कांग्रेस को मिली थी 0 सीट्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर देख लेते हैं फीमेल सीएम कौन है बिफोर रेखा गुप्ता जी। फीमेल सीएम्स कौन कौन रही हैं दिल्ली में बिफोर रेखा गुप्ता जी? तो सबसे पहले सुषमा स्वराज जी थी, पहली महिला चीफ मिनिस्टर जो कि दिल्ली में आई थी। उसके बाद शीला दीक्षित जी थी और अभी हाल में ही आतिशी मारलेना जी थी। तो ये तीन जो है पहले से ये महिलाएं हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद पे आसीन रह के दिल्ली में काम किया है। तो आपको ये याद रखना है, सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी और आतिशी मारलेना जी जो है रेखा गुप्ता जी से पहले महिला चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज नैवडैक्स 2025 बीइंग हेल्ड। नैवडैक्स 2025 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मुंबई इंडिया, ऑप्शन बी है लंदन यूके, ऑप्शन सी है सिंगापुर और ऑप्शन डी है अबू धाबी यूएई। तो इसका सही आंसर है अबू धाबी यूएई में आयोजित किया जा रहा है नैवडैक्स। नैवडैक्स क्या है? तो ये नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है। ठीक है, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन 2025 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? अबू धाबी यूएई में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर एडनैक ग्रुप इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो एडनैक ग्रुप है यूएई का वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 में इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश में किया गया है, आपको ये बताना है। हाईएस्ट ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट्स की इंडिया से वो किस देश में हुई है जनवरी 2025 में, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है यूएसए। सही आंसर है ऑप्शन ए जापान में। ठीक है, जापान में 53.3% देखा गया है बढ़ोतरी इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेकर। ठीक है, तो अभी हाल में ही क्या हुआ है, जनवरी 2025 की एक्सपोर्ट डेटा सामने आया है। तो टोटल एक्सपोर्ट जो हुआ है इंडिया की तरफ से मर्चेंडाइज मतलब गुड्स प्लस सर्विसेज वो कितने बिलियन डॉलर का हुआ है? 74.97 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। टोटल इंपोर्ट कितना हुआ है? इंपोर्ट ज्यादा ही रहा है क्योंकि
2.64 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है। तो ट्रेड इम्बैलेंस या ट्रेड डेफिसिट कितना है हमारा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, तो 2.67 का हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट हमारे यहाँ 2.67 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, टाइम पीरियड में देखिए जनवरी 2025 में तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज है जिनमें पॉजिटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ देखी गई है इन परसेंटेज टर्म, वो है यूएसए में 39% देखा गया है, मतलब जो एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से वो 39% ग्रो हुआ है एक्सपोर्ट्स टू यूएसए। जापान देखिए सबसे ज़्यादा है 53.3%, बांग्लादेश 17.27%, यूके 14.84%, नेपाल 20.84% की एक्सपोर्ट ग्रोथ विटनेस की है। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है यूएसए में 8.95% और जापान में देखिए फिर बहुत ज़्यादा 21.12% देखी गया है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट ग्रोथ देखी गई है जनवरी 2025 में भी और अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच में दोनों ही जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who won BBC स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2024? BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है 2024 में, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है स्मृति मंदाना जी को, ऑप्शन बी है अदिति अशोक जी को, ऑप्शन सी है मनु भेकर जी को और ऑप्शन डी है विनेश फोगाट जी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनु भेकर जी को सम्मानित किया गया है बीबीसी के इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की तरफ से। ठीक है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो सम्मान है बीबीसी की तरफ से वो मनु भेकर जी को दिया गया है। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड गया है मनु भेकर जी को। ये 5वां संस्करण है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का। ठीक है, 17 फरवरी 2025 को ये सम्मान जो है अनाउंस किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है शीतल देवी को, जो कि आर्चरी से एसोसिएटेड है। मनु भेकर जी शूटिंग से एसोसिएटेड, आपको पता होगा इन्होंने शूटिंग में मेडल जीते थे ओलंपिक्स में, लास्ट ओलंपिक्स में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मिताली राज जी को, जो कि एसोसिएटेड है क्रिकेट से। और बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड गया है अवनी लखेरा जी को, जो कि शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट विनर्स हैं इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो सिस्टम कब आयोजित किया गया था? व्हेन वाज 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो सिस्टम हेल्ड? ऑप्शन ए है फरवरी 2024, ऑप्शन बी है जनवरी 25 2025, ऑप्शन सी है फरवरी 18 2025 और ऑप्शन डी है मार्च 10 2023। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फरवरी 18 2025 को 5th इंटरनेशनल ग्रीन मेट्रो सिस्टम जो है आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। 18 फरवरी 2025 को 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी आयोजित किया गया था। कौन ऑर्गेनाइज किया था? तो डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, किसके साथ? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ मिलकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 5वां संस्करण इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो सिस्टम का आयोजित किया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मेट्रोज जिनको IGBC सर्टिफिकेशन मिला है, ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन मिला है, वो है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोची, लखनऊ, मुंबई, नागपुर और पुणे की मेट्रोज को IGBC का सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये ग्रीन और सस्टेनेबल सिस्टम्स यूज करती हैं अपनी बिल्डिंग को पूरी पावर अप करने में, तो ये कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SU30 फोरम विल फंक्शन अंडर विच मैकेनिज्म? अभी हाल में ही SU30 फोरम स्टैब्लिश किया गया है, तो आपको बताना है वो किस मैकेनिज्म के अंदर फंक्शन करेगा। ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी है आसियान रीजनल कोऑपरेशन कमेटी, ऑप्शन सी है मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी या ऑप्शन डी है क्वाड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी। तो हाल में ही ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया और मलेशिया अपने डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए SU30 नाम का फोरम स्टैब्लिश करेंगे। ये कब बोला गया था, कब डिक्लेयर किया गया? तो 13th मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी के दौरान ये बोला गया था कि SU30 कोऑपरेशन के लिए क्या होगा, SU30 फोरम स्टैब्लिश किया जाएगा टू एनहांस कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। ठीक है, इससे क्या होगा, SU30 कोऑपरेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज होगा फॉर SU30 मेंटेनेंस। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी, और मलेशिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लोकमान हाकिम बिन अली थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है SU30 फोरम किसने मिलकर बनाया है? इंडिया और मलेशिया ने मिलकर बनाया है SU30
टेक्नोलॉजी फोरम। कब इसका अनाउंसमेंट हुआ था? तो 13 मलेशियन डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ LIC's वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव। आपको ये बताना है कि LIC का जो इनिशिएटिव है वन मैन ऑफिस, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए टू रिक्रूट मोर LIC एजेंट्स, ऑप्शन बी टू एम्पावर एजेंट्स विद 24/7 डिजिटल टूल्स फॉर पॉलिसी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है टू ओपन मोर फिजिकल LIC ब्रांच ऑफिसेस, ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू पॉलिसी होल्डर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टू एम्पावर एजेंट्स विद 24/7 डिजिटल टूल्स फॉर पॉलिसी मैनेजमेंट। तो आपको याद रखना है वन मैन ऑफिस का इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया गया था? 17 फरवरी 2025 को ये लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? डिजिटली एम्पावर करना LIC एजेंट्स को विद 24/7 ऑनलाइन टूल्स। ठीक है, अलाइनमेंट किसके साथ है ये? तो ये सपोर्ट करता है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इनिशिएटिव को। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन नेवी स्क्वाड्रन विजिटेड सिहांकोविल कंबोडिया इन फरवरी 2025। तो किस इंडियन नेवी स्क्वाड्रन ने विजिट किया है सिहांकोविल कंबोडिया में फरवरी 2025 में? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेकेंड ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, ऑप्शन बी है वेस्टर्न फ्लीट स्क्वाड्रन, ऑप्शन सी है थर्ड ट्रेनिंग स्क्वाड्रन और ऑप्शन डी है फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने विजिट किया है कहाँ? सिहानकोविल कंबोडिया में। ये इंडियन नेवी का एक स्क्वाड्रन है, इंडियन नेवी की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है जिन्होंने डिपार्ट किया है सिहांकोविल कंबोडिया से। कब डिपार्ट किया है? 17 फरवरी 2025 से। कौन कौन सी शिप्स इन्वॉल्व हैं इसमें? INS सुजाता और ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ICGS का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप और INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो INS सुजाता और ICGS वीरा ने डिपार्ट किया है विद फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन। कहाँ से डिपार्ट किया है? सिहांकोविल कंबोडिया से डिपार्ट किया है। पर्पस क्या था विजिट का? तो गुडविल विजिट था, एनहांसिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड बायलैटरल रिलेशंस। सीनियर ऑफिसर ऑफ 1TS थे कैप्टन अंशुल किशोर। ये बात याद रखिएगा कि कहाँ पे फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने कौन सा एक जगह से डिपार्ट किया है? तो ये सिहांकोविल कंबोडिया से किया है। इसमें कौन कौन सी शिप्स इन्वॉल्व है? INS सुजाता और ICGS वीरा इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव। AI फॉर एंटरप्रेन्योर्स इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड AI एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स टू 1 लाख यूथ बाय 2025, ऑप्शन बी टू ट्रेन ओनली अर्बन स्टूडेंट्स इन AI टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन सी है टू लॉन्च AI पावर्ड स्टार्टअप्स इन इंडिया, ऑप्शन बी टू प्रमोट कोडिंग लैंग्वेजेस इन इंडिया फॉर AI। सही आंसर है ऑप्शन ए टू प्रोवाइड AI एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स टू 1 लाख यूथ बाय 2025। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनिशिएटिव का क्या नाम है? AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। लॉन्च की गई थी 17 फरवरी 2025 को। कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, साथ ही साथ इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इंटेल टेक्नोलॉजी जो है प्राइवेट एंटिटी है और NSDC और MSDE जो है वो तो गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं जो कि AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करेंगी। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा? तो स्किल इंडिया डिजिटल हब का यूज किया जाएगा अंडर MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमने देखा, ट्रेन करना AI और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में टू 1 लाख यूथ बाय 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ऑफिशियल लेड द डेलीगेशन एट IALA जनरल असेंबली। IALA की जनरल असेंबली में किस इंडियन ऑफिशियल ने डेलीगेशन को लीड किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए श्री N मुरुगन्नम, ऑप्शन बी श्री मुकेश मंगल, ऑप्शन सी श्री S सरवन और ऑप्शन डी है श्री TK रामचंद्रन। सही आंसर है ऑप्शन डी श्री TK रामचंद्रन ने लीड किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन जो है IALA। तो इंडिया इलेक्ट हुआ है एज वाइस प्रेसिडेंट और इस डेलीगेशन को लीड किया गया था श्री TK रामचंद्रन द्वारा, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो आपको ये याद रखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन में इंडिया किस पोस्ट पे इलेक्ट हुआ है? तो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे इलेक्ट हुआ है। इसके लिए इलेक्शंस कहाँ हुए थे? सिंगापुर में इसके लिए इलेक्शंस हुए थे। इससे क्या होगा? इससे इंडिया की जो मैरीटाइम लीडरशिप है वो एनहांस होगी, ग्लोबल नेविगेशन गवर्नेंस को भी एनकरेज किया जाएगा। IALA क्या है? IALA पहले NGO था, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद इंटर
गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो गया। IALA कब स्टैब्लिश किया गया था? 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। और कब ये IGO में बदला NGO से? तो अभी पिछले साल अगस्त 2024 में ये क्या हुआ है, NGO से IGO हो गया है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। कितने स्टेट से रैटिफाई किया था? तो 34 स्टेट से रैटिफाई किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है एज फॉर द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, जिसके लिए इलेक्शंस हुए थे सिंगापुर में। IALA का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? IALA का 1957 में, और इनका ट्रांसफॉर्मेशन NGO से IGO में हुआ है अगस्त 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? इंडिया और नेपाल के बीच साइंटिफिक कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए किन दो एंटिटीज ने MOU साइन किया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ISRO एंड NAST, ऑप्शन बी है CSIAR एंड NEST, ऑप्शन सी है DRDO एंड NAST, और ऑप्शन डी है एम्स एंड नेपाल हेल्थ मिनिस्ट्री। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, CSIR और NAST के बीच पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, CSIR और नेपाल के बीच पार्टनरशिप हुई है टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक कोऑपरेशन। CSIR मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और नेपाल NAST क्या होता है? नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों ने आपस में MOU साइन किया गया है टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक कोऑपरेशन, रिसर्च कोलैबोरेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। ये 18 फरवरी 2025 को ये साइन किया गया था। कहाँ पे? CSIR की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में ये साइन हुआ था।